कर रहा था तो मुझे अपनी ग्रेजुएशन की याद आ गई, जब हम लोग भी ऐसे ही एक क्लासरूम में बैठा करते थे और इसी तरह से सीढ़ी नुमा सिटिंग अरेंजमेंट हुआ करता था। और जब हमारे बीच में कोई लेक्चर देने आ रहा होता था तो हम भी आपकी तरफ बैठ करके उत्सुकता से देखते थे कि ये पकाएगा या खिलाएगा। तो आज के दिन मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि मैं भी अभी हाल फिलहाल में ही आपकी तरह ही पढ़ लिख करके बाहर निकला। और आज हम लोग यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो कृषि की तो बात करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके साथ आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मैनेजमेंट के बारे में भी। तो सबसे पहले मैं 2-3 चीज आप लोगों से जानना चाहूंगा कि यहाँ पर ऐसे कितने बच्चे हैं, वो हाथ उठाएंगे जो कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जैसे BSc AG। ठीक है। उसके बाद ऐसे कितने लोग हैं जो कि B.Com की पढ़ाई यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक हो। और उसके अलावा कौन से कोर्सेज के यहाँ पर बच्चे अभी बैठे हुए हैं जो इन दोनों के अलावा अलग हैं? ठीक है, हैंड्स डाउन। तो आज पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने भी ग्रेजुएशन करा है आगरा यूनिवर्सिटी से, BBA किया था। मैं वहाँ पर पूरे आगरा यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। उसके बाद मैंने MBA करा इंडियन बिजनेस स्कूल रायपुर छत्तीसगढ़ से, और वहाँ पर भी मैं पूरी यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और उसके बाद मैं एक वहाँ से मैंने अपना 2.5 साल का एक्सपीरियंस रहा। मैंने एक बहुत अच्छी कंपनी में काम किया, बाहर की कंपनी थी। और फिर 5 साल तक मैं कहीं और भी रहा। और पिछले 1.5 साल पहले मैंने एक गांव में जाना अच्छा समझा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक की जो भी पढ़ाई मैंने करी या फिर जो मैंने नौकरी करी वो सिर्फ इसलिए करी क्योंकि ऐसा मेरे घर वाले चाहते थे, या मेरे शुभचिंतक चाहते थे, या मेरे आस पड़ोस के लोग चाहते थे कि मैं ऐसा करूं। लेकिन मैंने अभी तक के जीवन में वो काम नहीं किया था जिसको मेरा मन करता था करने का। हर किसी का शौक होता है, और हर किसी को छोटे छोटे जानवर रखने का शौक होता है। कि किसी को मन करता है अपने घर में कोई कबूतर भी रखता है, कोई कुत्तों को भी रखता है, किसी को गाय भैंस का भी बहुत ज्यादा शौक होता है। तो आज से 1.5 साल पहले मैं हरियाणा गया था। हरियाणा आपके यहाँ से काफी पास है, हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। और हरियाणा जाने के बाद वहां से मैं 2 गाय लेकर के आया था, क्योंकि मैंने सुना था कि पंजाब और हरियाणा में गाय बहुत ज्यादा अच्छी मिलती है। उतनी अच्छी गाय हमारी यूपी बिहार के साइड में नहीं मिलती है। गाय का कोई अनुभव नहीं था, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी कृषि संबंधित नहीं थी, लेकिन शौक था जानवरों का। तो जब हम लोग गाय का ऑर्डर दे करके पसंद करके हरियाणा से अपने गाजीपुर जिले में लौट आए, तो ट्रांसपोर्टेशन से गाय को आने में लगभग 3 दिन का समय था। तो हम लोग जब अपने गांव लौट करके आए तो लोगों से हम लोगों ने बताया कि अरे हम लोग पंजाब से गाय लेकर के आ रहे हैं। तो गांव के लोग तो बेचारे अचंभित कि पहली बार उनके गांव में पंजाब से गाय आने वाली है। लोग 3 दिन तक इंतजार करते रहे कि गाय कब आएगी, गाय कब आएगी। और 3 दिन के बाद जब ट्रक से गाय उतरने लग गई तो लोग देखे उसको कहा यही गाय लेकर के आए हो। मतलब हम भोजपुरी में बोलते हैं, तो अगर मैं भोजपुरी में बोलूं तो उनका कहना था कि ये गाय मिला, ये लेकर आए बड़ा पंजाब से। तो मैंने कहा हाँ चाचा जी यही लेकर के आए। तो उन्होंने कहा अरे बेटा ऐसे नहीं गाय तो ये मिल जाए। फिर उन्होंने पूछा कितने की थी, तो उन्होंने बताया कि चाचा जी एक 85,000 की थी और एक 80,000 की थी। तो उन लोगों ने अपना माथा पकड़ लिया और कहा अरे यार इतनी महंगी गाय इतनी सस्ती, इसके आधे से भी कम दाम पर यहाँ मिल जाएगी। तो वो हमारी एक बिजनेस के स्टार्टअप में एक पहली गलती थी, और उस गलती को सही करने के लिए हम लोगों ने आपस में ये बोलना शुरू करा कि कोई बात नहीं, गलती से ही तो आदमी सीखता है। क्योंकि जब जब हम गलत हो जाते हैं तब तक अपने आप को संतोष करने के लिए हम यही बोलते हैं कि क्या हुआ, गलती से ही तो सीखते हैं। उसके बाद जब हम लोग गाजीपुर में आए तो हम लोगों ने एक जगह का चुनाव करा, एक खेत, और उस पर 2 बीघे, तो आपके यहाँ बीघा होता है, 2 बीघे में हम लोगों ने एक लैंड चुना, और उसमें एक 7 हिस्से का छोटा सा, मतलब मुझे लगता है कि इस जितनी बड़ी आपकी ये क्लासरूम है इसका 5 गुना बड़ा एक छोटा सा तालाब बनाया। और उस तालाब में हम लोगों ने 3 तरह की मछली छोड़ दी ला करके, और एक छोटा सा गौशाला बनाया जहां पर हमारी वो 2 गाय थी। और उस गौशाला की नाली को हम लोगों ने लाकर जोड़ दिया तालाब के अंदर, ताकि गोबर उठाने के बाद जो गोबर जमीन पर लगता है वो जब हम धोएं तो वो सारा गोबर निकल करके तालाब के
अंदर जाकर के गिर जाए। एक छोटा सा किचन था हमारा जिसमें हमारा खाना बनता था, उस किचन की नाली को भी हम लोगों ने उस तालाब से ले जाकर के जोड़ दिया, ताकि हमारा जो जूठा खाना है जब हम बर्तन धोएंगे तो वो जाकर के उस तालाब में गिरेगा। इससे हुआ क्या कि जो हमारी मछली थी उसको खरीद करके खाना डालना नहीं पड़ा। जो हमारे फार्म का गाय का गोबर वेस्ट था और जो हमारी किचन का वेस्ट था वही हमारी मछली का खाना हो गया। तो यहाँ पर हमारी बचत हुई। लेकिन हम इंसान हैं, लालची होते हैं, हमेशा मन करता है कि थोड़ा कुछ और कर ले, थोड़ा सा कुछ और कर ले। और जब एक पढ़ा लिखा लड़का हो तो वो और ज्यादा लालची हो जाता है कि इतने में तो पॉकेट मनी नहीं निकल रही, कुछ और करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि ये 7 बिस्से का तालाब, सिर्फ इसमें 3 तरह की मछली पाल रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, इससे क्या आमदनी होगी? कुछ भी नहीं होगी, इसमें कुछ और करना चाहिए। तो एक बत्तख थी, खाकी कैम्बल उसकी ब्रीड थी, वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट अंडा देने वाली बत्तख होती है। तो हम लोगों ने 250 बत्तख मंगाई और उसको पानी में ले जाकर उसी तालाब में छोड़ दिया कि अब बत्तख से हम लोग अंडा भी लेने का काम करेंगे। 3 तरह का फायदा हुआ। कोई नॉर्मल आदमी भी गांव में रहने वाला है तो वो जानता है कि अगर पानी स्थिर है, उसमें किसी भी तरह की हलचल नहीं हो रही है, तो वो पानी सड़ने लगता है, उसमें से बदबू आने लगती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जब बत्तख पानी में तैरती थी, पानी में हलचल होती थी, तो उसमें ऑक्सीजन बनता था, जिससे कि मछली को सांस लेने में अच्छा रहता था। दूसरा फायदा क्या कि बत्तख अपने पेट की 85 to 90% गंदगी जो होती है, अगर उसको पानी मिलता है तो पानी के अंदर ही करती है, गिराती है, तो वो मछली का खाना हो जाता है। तीसरा फायदा क्या होता है कि जैसे हम इंसान हैं, जिम में जाते हैं, वो बहुत सारे लड़के यहाँ जिम जाते होंगे या सुबह में मॉर्निंग वॉक पे जाते होंगे या एक्सरसाइज, लेकिन बेचारी मछलियों के पास तो कोई जिम नहीं होता कि वो एक्सरसाइज कहीं जा करके करें, तो उनको एक्सरसाइज तो कराना ही पड़ेगा। तो जब तालाब के ऊपर मछली तैरती है तो नीचे में, जब बत्तख तैरती है तो नीचे में मछलियां डर कर भागती हैं, कभी इस कोने से कभी उस कोने। तो जब वो जितना डर कर भागती हैं उनकी ग्रोथ उतनी ज्यादा अच्छी होती है। तो जो मछली 5 महीने में तैयार होने वाली थी, वो मछली हमारी 4 साढ़े 4 महीने में तैयार हो जाती है। लेकिन इस तरह से धीरे धीरे करते करते 3 महीने का समय बीत गया मछली और बत्तख को रहते। और इस 3 महीने में हम लोगों ने 12 गाय इकट्ठा कर दी, गाय भैंस अपने यहाँ। अब तालाब में गोबर ज्यादा सारा गिरने लग गया, और गोबर में होता है मीथेन गैस। जब गोबर पानी में गिरा तो मीथेन जो है बहुत ज्यादा पानी के अंदर हो गया, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई और मछलियां सारी ऊपर आ गई, यानी लाल बत्ती जल गई, वो भरने वाली थी। तो हमारे यहाँ की एक बोट बनती है, जो नाव होती है, वो कलकत्ता में उसको बनाया जाता है। वहां पर मैंने एक नाव देखी थी जो पैडलिंग से चलती थी। हम लोग कई शहर में जाते हैं, बोटिंग करते हैं पैडल वाली, तो वो नाव 35,000 की थी। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करा और वो नाव अपने यहाँ मंगा दिया। उस नाव को मंगा करके उसी गोबर वाले तालाब में छोड़ दिया। और हमारे गाजीपुर में कोई घूमने फिरने की जगह नहीं थी, तो मैंने फेसबुक पर एक सुंदर सा पोस्टर डिजाइन कराया और उस पर लिखा कि नाउ बोटिंग इज ऑल्सो अवेलेबल इन गाजीपुर। उसके बाद लोग हमारे यहाँ पहुंचने लगे, क्योंकि अब तक तो गाजीपुर में कोई घूमने की जगह नहीं थी। और हम लोगों ने बोट का टिकट रख दिया 25 रुपए। एक बोट पर 4 आदमी बैठते हैं, यानी 100 रुपए। अब लोग आते थे बोटिंग करने के लिए, 100 रुपए का टिकट कटाते थे और बोटिंग करते थे हमारे उसी गोबर वाले तालाब में, जिसमें हमने मछली पाला। और जब वो बोटिंग करते थे तो पैडलिंग करते थे, और जब पैडलिंग करते थे तो पैडलिंग से क्या बनता था? ऑक्सीजन बनता था। और ऑक्सीजन से फायदा किसको होता था? और मछली को बेचकर फायदा किसको होता था? तो ये लोगों को नहीं समझ में आता था। लोगों को ये लगता था कि वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लोगों को हम एंजॉय करा रहे थे, उनका पैसा कटवा करके 100 रुपए का टिकट लेकर के, और उन्हीं लोगों से हम लोग तालाब में ऑक्सीजन बनवाने का काम भी कर रहे थे अपनी मछलियों से। ठीक है। अब क्योंकि हम इंसान हैं, हम लालची होते हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि लालच थोड़ा सा और बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उस तालाब में लाई, जानते हैं आप लोग, लाई चूड़ा जिसको कहते हैं, तो एक लाई का पैकेट आता है 5 रुपए का, ठीक है, वो प्लास्टिक में पैक रहती है। हम लोगों ने क्या किया कि 5-5 रुपए की लाई का पैकेट खरीदा, ढेर सारा। जब बल्क में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, और सस्ता, और उसका दाम रखा 20 रुपए। और जब अंकल आंटी आते थे या भैया भाभी आते थे बोटिंग करने के लिए,
तो उनका टिकट कराने के बाद हम उनसे बोलते थे कि अंकल जी आइए टिकट कटाइए बोटिंग का, लेकिन बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप पानी के तालाब के बीच में जाकर के बत्तख को ये लाई खिलाएंगे, और जब बत्तख आएगी आपको चारों तरफ से घेर लेगी, आपके नाव पे चढ़ जाएगी, तो भाभी के साथ आपकी फोटो बहुत अच्छी अंकल जी को अच्छा लगा। अंकल जी ने कहा लाओ बेटा 20 रुपए वाला लाई का पैकेट, तो अंकल जी ने 20 रुपए वाला लाई का पैकेट तो खरीद लिया। अब 20 रुपए का लाई का पैकेट खरीदा और हमने खरीदा था 5 रुपए का, तो हमें कितना बचा? 15 रुपए बचा। अंकल ने खिलाया किसको? और बत्तख खाने के बाद क्या देगी? और अंडा किसको मिलेगा? और मैं अंडा बेचूंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। और मैं तो सर्दी का इंतजार कर रहा था, क्योंकि सर्दी में अंडे बड़े महंगे बिकते हैं, क्योंकि सर्दी में सबको गर्मी चाहिए होती है। तो एक अंडा 12 रुपए का मैंने बेचा। खाना किससे खिलवाया? लोगों से खिलवाया, और खाना बेच करके भी उस पर प्रॉफिट कमाने का काम किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एग्री मैनेजमेंट मॉडल है, इसमें दोनों चीज को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन फिर से हम ठहरे नाची, हमने सोचा कि कुछ और भी करना पड़ेगा इसमें। तो हम लोगों ने क्या किया कि बसवाड़ जानते हैं, जहां बांस की खेती होती है, गांव देहात में उसको बसवाड़ बोलते हैं। आपके यहाँ पता नहीं बांस होता है या ज्यादा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ बांस होता है, तो हमने 1800 रुपए का एक ट्रैक्टर बुक करा। हमारा गांव दूर था जहां से हमें बांस मंगाना था, और एक ट्रैक्टर में बांस कटवाकर मंगा लिया अपने, ठीक है। और नेक्स्ट उसको मंगाने के बाद एक छोटा सा, ये वहीं की फोटो है, एक पुल बनाया, ठीक है, बांस से, और एक छोटी सी झोपड़ी बनाई यहाँ पर पानी के बीच में, ठीक है। उसके बाद हमारे धर्मों में अलग अलग शुभ नंबर होते हैं। जैसे मुस्लिम धर्म में 786 होता है, हिंदू धर्म में 101 होता है, 501, 1001 होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे बड़ा अमाउंट हमें नजर आया 1001 रुपए का। तो हमने लोगों से फेसबुक पर एक पोस्टर बना करके लिखा कि आइए तालाब के बीच में झोपड़ी में बैठ करके, नीचे मछली तैरेगी, ऊपर बत्तख तैरेगी, और आप आइए, भैया भाभी दोनों लोग आइए, और शादी की सालगिरह पर केक पानी के बीच में काटिए। तो भैया भाभी आए, छोटे छोटे बच्चे भी आए अपने पेरेंट्स से जिद करके कि नहीं मुझे खुरपी पर जाना है, खुरपी पर जाकर के पानी के बीच में तालाब में जाकर के केक काटना है। क्योंकि शहर में होटल रेस्टोरेंट तो बहुत सारे हैं और एक से एक है बिल्डिंग, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऐसी जगह नहीं थी जो कि इन होटल रेस्टोरेंट से बिल्कुल अलग हो। तो हमारी मोनोपोली थी जहां पर लोग आना चाहते थे। तो अब हम लोगों ने 1001 रुपए का अमाउंट रखा और लोगों से कहा कि आप आइए यहाँ पर केक काटिए, और हम लोगों ने कुछ सजाने का सामान खरीद लिया। जब लोग आते हैं तो उसको सजा देते हैं, और जब लोग चले जाते हैं तो उसको उतार करके रख लेते हैं अपने पास। अब लोग आने लग गए और यहाँ पर आकर के अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने लगे। फिर उसके बाद हमारे तालाब के बीच में कुछ किनारे में जगह खाली थी, ठीक है, जिसको मेड़ कहते हैं। जैसे बीच में तालाब हो गया और किनारे किनारे जगह, तो मुझे लगता है कि वो जितना ये चौड़ा है इससे थोड़ा और वहां चेयर तक इतनी जगह खाली थी। तो मुझे दिमाग में ये खल रहा था कि इतनी चौड़ी जगह क्यों खाली है यहाँ पर, इसमें कुछ कर लेना चाहिए हम लोगों को। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि तालाब के किनारे में छोटी छोटी एकदम सस्ती वाली झोपड़ी बनाई, ठीक है। मैगी खाते हैं आप लोग? सबसे सस्ता वाला मैगी का पैकेट कितने का आता है? 5 रुपए का। और मैगी बनती कितने मिनट में है? 2 मिनट में। प्रचार में दिखाता है ना कि 2 मिनट में बन जाती है। तो हम लोगों ने बाजार में ऑर्डर करके 5-5 रुपए वाला मैगी का पैकेट मंगा लिया ढेर सारा, और 5 रुपए का अमूल बटर आता है वो मंगा लिया। अब क्या किया कि तालाब के किनारे जिसमें गोबर गिरता था, उस गिरता है अभी, उसके बगल में वहीं मेड़ पर हम लोगों ने एक गैस सिलेंडर लगाया और वहां पर मैगी बनाना शुरू करा। आदमी कोई आता था तो उसको 5 रुपए वाली मैगी का पैकेट और 5 रुपए का उस पर बटर डाल करके देते थे,
55 रुपए में। तो आदमी खुश कि वाह भाई इतना मजेदार है, तालाब के बीच में खाएंगे, बत्तख को भी खिलाएंगे, मछली भी तैरेगी, बोटिंग भी करेंगे, आनंद लेंगे। तो हमने कहा हाँ चाचा जी बहुत अच्छा लगेगा आपको, ऐसा जगह कहाँ मिलेगा। तो लोग आने लगे। फिर हम लोगों ने एक चाय की गिलास मंगाई, ठीक है, नीचे से पतली ऊपर से चौड़ी, देखने में इतनी, लेकिन चाय आती एक कप और उसका दाम रखा हम लोगों ने 15 रुपए। और चाचा चाची भैया भाभी सबसे कहा कि आपको गाइए और यहाँ पर चाय और मैगी का आनंद लीजिए। और लोग टूट पड़े हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, ये जहाँ पर जगह है वो शहर से 15 किलोमीटर दूर है और गांव के एकदम अंदर में है। लोग उतने दूर से यहाँ पर आते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए, ये आनंद लेने के लिए। मीनवाइल जब तक हम लोग इस काम को कर रहे थे, जिस मॉडल के बारे में मैंने अभी आपको बताया वो ये मॉडल है कि पहले हम लोगों ने मछली पाला, उसी में हम लोगों ने बत्तख पालन का काम किया, उसी में हम लोगों ने बोटिंग भी कराई, उसी में हम लोगों ने दाना भी बेचा। देखिए ये लड़के कैसे बैठकर खिला रहे हैं, सोच रहे हैं कितना अच्छा काम कर रहे हैं, पर पैसे तो हमें कमा रहे हैं। तो ये इनको सेल्फियां खिंचवाई, उसके बाद यहाँ पर ये मचान बनाकर यहाँ बर्थडे केक कटवाया। और अभी कोई एक रेस्टोरेंट है जो कि मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, जहाँ पर हम लोग मैगी और चाय सर्व करते थे, पर अब वो और बड़ा हो गया। नेक्स्ट। तो ये काम किया, लेकिन ये 3-4 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि हम लोगों ने अपने यहाँ बकरी पालन का भी काम किया, बकरी भी रखी, हमारी गाय का काम शुरू हुआ। उसके बारे में मैं अभी थोड़ा सा आपको बताऊंगा, आप लोग करना ऐसा। और हम लोगों ने केचुआ रख करके उसका खाद बनाने का काम करा, हम लोग ईमू ले आए, उसका भी फार्मिंग करना शुरू करा। और धीरे धीरे हमारे पास बहुत ढेर सारे जानवर हमारे फार्म में हो गए। अंग्रेजों को जानते हैं आप लोग, जो गोरे अंग्रेज होते हैं, विदेश में रहते हैं, लेकिन आपको पता है हमारे भारत में भी कुछ भारतीय अंग्रेज हैं। हाँ हैं भारतीय अंग्रेज। उनको ये नहीं पता कि गाय का थन कितना होता है, उनको ये भी नहीं पता कि बकरी का बच्चा कैसा होता है, 1 देती है, 4 देती है, 10 देती है, कितना देती है। तो ऐसे कुछ भारतीय अंग्रेज जब हम लोगों की फोटो देखते थे फेसबुक पर, जब हम डालते थे, तो उनका मन करने लग गया कि कैसे हम लोग यहाँ पर खुरपी पर घूमने के लिए आए। तो उन भारतीय अंग्रेजों के लिए हम लोगों ने अपने फार्म के गेट पर टिकट काउंटर बनाया और 20 रुपए का टिकट लगा दिया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पशुओं से तो हम आय कमाने का काम करते ही करते हैं, लेकिन उन भारतीय अंग्रेजों को पशुओं को दिखा करके भी उनसे पैसे वसूलने का काम अपने यहाँ करते ही करते हैं। तो इस तरह से वो जो पूरा एक फार्म का मॉडल था वो एक अच्छा मॉडल बनकर तैयार हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन, जैसे आपके यहाँ ये 4 लेन है, शायद 4 लेन ही है यहाँ, तो हमारा वहां से 4 किलोमीटर अंदर है। तो एक बार एक आदमी ऊंट लेकर के जा रहा था। जब वो ऊंट लेकर के जा रहा था तो किसी ने आकर मुझे बताया, मेरे साथ एक मोटा लड़का है ये, तो इसने मुझे फोन करके बताया कि सिद्धार्थ भैया ऊंट आ रहा है, यहाँ से लेकर के जा रहा है, क्योंकि मैंने कभी कहा था इससे कि मुझे ऊंट रखना है। तो हम लोग गए, जल्दी से उस ऊंट वाले से बात की कि मुझे ये ऊंट दे दो। तो उसने हमें बेच दिया। हमारे यहाँ इलाहाबाद एक जगह पड़ती है बनारस के आगे, देखा, तो वहां पर बालू का काम होता है। तो ऊंट से वो लोग, जब ऊंट जवान रहता है तो ऊंट वो लोग राजस्थान से लाते हैं, वहां पर पूरी जिंदगी उससे ऊंट से बालू को उठाने का काम करते हैं। और जब वो ऊंट बूढ़ा हो जाता है तो कसाई को बेच देते हैं। तो कसाई प्रयागराज यानी इलाहाबाद से उस ऊंट को खरीद करके बिहार लेकर जा रहा था काटने के लिए। तो रास्ते में हम लोग मिल गए, उस ऊंट को ले आए अपने यहाँ, देखा कि ऊंट तो किसी काम का नहीं है, बस मुंह चलाता रहता है और 3 मिनट में 93 लीटर पानी पी जाता है। हम लोगों ने कहा क्या करें, तो हम लोगों ने सबसे पहले उस ऊंट का नाम रखा। उस ऊंट का नाम हम लोगों ने घोंचू रख दिया। तो घोंचू इसलिए रखा क्योंकि किसी काम का नहीं था, लेकिन फिर सोचा कि अब क्या करें, तो ये क्या करें। उसके बाद हम लोगों ने अपने हाथ से जाकर के एक पोस्टर बनाया फेसबुक पे और उस ऊंट का लिए लिखा कि नाउ कैमल राइडिंग इज आल्सो अवेलेबल एट खुरपी, ठीक है। और 50 रुपए उस बूढ़े ऊंट का दाम रख दिया टिकट का। अब 50 रुपए में कोई कैमल राइडिंग सीख थोड़ी ना जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर हो सकता था कि लोग भैया भाभी बैठ करके ऊंट पर एक साथ अपनी सेल्फी ले सकते थे। तो उनको अच्छा लगा, उन लोग अपना सेल्फी लेना शुरू करें।
और वो ऊंट जो कटने जा रहा था, आज वो ऊंट अपनी बरसिंग घास का इंतजाम खुद करता है। एक हमारे जैसे इंसान को उसने नौकरी दी हुई है जो उसकी सेवा करता है, देखभाल करता है, और वही ऊंट आज हमारी गाड़ी का डीजल भराने का भी काम करता है। तो ये सब पॉसिबल हुआ। हमें आप जैसे एक अवसर खोजने की जरूरत है कि किसी शहर में ऐसी चीजें नहीं है, अगर हम उसको अपने यहाँ कर देंगे तो खराब से खराब चीज भी किसी भी तरह से हमारे लिए सोना उगलने का काम कर सकती है। हर रोज वो ऊंट लगभग 1200-1300 रुपए कमाकर देने का काम हम लोगों को करता है। थोड़ा ही बहुत खाता है, भूसा खाता है, और बहुत ज्यादा खुश होता है तो बरसिंग जो घास होती है वो खेत में उसके लिए लगाई गई है वो खाता है। ऐसे ही हमारे यहाँ एक घोड़ा आ गया जिसका नाम हम लोगों ने बगीरा रखा। उस बगीरा को हम लोगों ने ड्यूटी पे लगा दिया, उसका भी 50 रुपया टिकट रख दिया। हॉर्स राइडिंग कोई 10 मिनट में तो सीख नहीं जाता, लेकिन वो घोड़ा 2 राउंड चक्कर लगाता है और लोग 50 रुपए का टिकट कटा करके हमें देते हैं, और वो घोड़ा हमारा भी खर्चा निकालता है कुछ, और एक आदमी को उसने भी रोजगार दे करके रखा हुआ है, और अपने भी सुबह हरे चने का मतलब इंतजाम वो करके अपना पूरा रखा रहता है। तो इसी तरह से करके हमारे यहाँ हम लोगों ने एक एग्रो टूरिज्म का मॉडल तैयार करा। आप लोगों के यहाँ दूध आता होगा, भैंस का, गाय का, किस तरह से? खुला हुआ दूध आता है या फिर पैक करके आता है? खुला पैक दोनों आता है। ध्यान से सुनिएगा, ये आखिरी बात बता रहा हूँ। और ऐसी चीज है जो कि आप लोग भी अभी से अपने घर में कर सकते हैं, अपने शहर में कर सकते हैं, चाहे लड़के हो या लड़कियां, कोई भी कर सकता है। हम लोगों ने दूध का काम जब शुरू करा पंजाब हरियाणा से गाय लेने के बाद, उस टाइम कोरोना हमारे यहाँ नहीं आया था, अभी कोविड नहीं था, तो हम लोगों ने अपना दूध का काम शुरू करा और खुला दूध लोगों के घर घर डिब्बे में डाल करके उसको पहुंचाने का काम करते थे, या लोग आकर के ले जाते थे। लेकिन अचानक में मार्च में कोविड आ गया और सब कुछ बंद हो गया, कहीं कुछ था ही नहीं ऐसा सिस्टम, और हमारे ग्राहक हमसे दूध देना भी बंद कर दिए। तो 2 महीने पहले हमारे 111-12 के करीब ग्राहक बने थे, वो सारे टूट करके हमारे ग्राहक 51-52 पे आकर के टिक गए। हम लोग बड़ा परेशान की, अभी शुरुआत करी है और सारे के सारे ग्राहक हमारे टूट गए। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सोचा कि अब क्या करा जाए। तो फिर हम लोगों ने ऐसा महसूस करा कि लोग अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस है और छुआछूत से बच रहे हैं, कि उनको ये डर लगता है कि कोई उनको टच करेगा तो उनको कोविड हो सकता है, और खुली चीज वो लोग लेना या खाना पीना पसंद नहीं करते। तो मैं हरियाणा से दिल्ली गया था, तो दिल्ली में मैंने देखा था कि वहां पर लोग शीशे की बोतल में दूध भरते हैं और लोगों के घर पहुंचाते हैं, और अगले दिन उस दूध को फिर दूसरा नया बोतल देते हैं, पुरानी बोतल उठा करके ले जाते हैं। और हम लोगों ने बचपन में कार्टून नेटवर्क में भी देखा था, टॉम एंड जेरी वाले में, कि घर पर शीशे, अंग्रेज जो लोग होते थे वो शीशे की बोतल रखते थे और गेट के ऊपर, फिर अंदर गेट से कोई निकल कर आता था, बोतल उठा कर ले जाता था। तो हम लोगों ने लोगों से कहा कि हम लोग आपको जो दूध देंगे, वो दूध आपका खुला हुआ दूध नहीं होगा, वो पैक करके हम लोग शीशे की बोतल देंगे, वो हैंड टच फ्री दूध रहेगा, किसी तरह का हाथ नहीं लगा रहेगा। शीशे की बोतल खरीदी, एक करते थे, बड़ा आसान तरीका, बहुत कम खर्चे में। जो इंडिया वापस आना चाहते थे, लेकिन उनको डर लगता है इंडिया आने में, उनको ऐसा लगता है कि हम इंडिया में आएंगे, यहाँ हमें नौकरी मिलेगी उस तरह की या नहीं मिलेगी, पर उनका मन करता है कि हम वापस अपने घर आ जाए, लेकिन वो आ नहीं पाते। तो उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ, हम लोग भी ऐसा काम अपने इंडिया आकर के अपने गाँव में शुरू करना चाहते हैं, तो आ नहीं सकते क्योंकि सारी फ्लाइट्स हमारी बंद हैं, तो तुम ऐसा कुछ करो कि वहाँ की वीडियो बना करके YouTube पे डाल दो। YouTube पे डालोगे तो हम उसको देख लेंगे। तो मैंने क्या किया कि अलग अलग टॉपिक सेलेक्ट करें, और अलग अलग टॉपिक को सेलेक्ट करने के बाद YouTube पर वीडियो बनाकर डाली। मैं सो गया, एक पहली 2 वीडियो डाल करके मैं सो गया, और जब मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि 11-12 हजार के करीब मेरे वीडियो पे सब्सक्राइबर आ गए। मैंने कुछ और वीडियो डाली, और 20-25 दिन के अंदर ही अंदर मेरे YouTube चैनल पे 50 हजार से भी ज्यादा सब्सक्राइबर आ गए। और जो वीडियो में डालता था उसको 3 लाख, 10 हजार, 8 लाख, 8.5 लाख लोग तक देखने लगे, और जितना मेरा वीडियो लोग देखते थे YouTube में जो उतना पैसा देता था। आज मैं भारत यात्रा पर घूम रहा हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी का तेल जो है उसका पैसा कौन निकालता है? YouTube चैनल निकालता है, क्योंकि हर रोज मुझे कम से कम 6 से 7 डॉलर YouTube की तरफ से मिलते हैं। और अभी डॉलर की कीमत इंडियन करेंसी में 72 पॉइंट समथिंग चल रही, 72.33 शायद।
तो आप 72 रुपीज इंटू 6 कर दीजिए, तो इतना पैसा रोज मुझे घूमते हुए यूट्यूब दे रहा है, क्योंकि लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी उस पर देख सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे फायदा होगा, लेकिन आपको भी फायदा होगा, क्योंकि उस पर बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आप लोग चाहें तो गाजीपुर आ सकते हैं, मैं नहीं रहूंगा क्योंकि मैं भारत यात्रा पर निकला हूँ, हर जिले में जा रहा हूँ। तो जब आप वहां पर जाएंगे तो 20 रुपए का टिकट लगेगा तो वो कटवा लीजिएगा, लेकिन अंदर आप लोग आराम से घूम फिर करके देख सकते हैं सारी चीजों को। और अगर आपको जानकारी चाहिए हो इस मॉडल से रिलेटेड, तो आपके पास में एक वो लीफलेट गया हुआ है, उस पर नीचे में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस पर पूछ सकते हैं। और ऊपर के साइड में एक फेसबुक का लिंक दिया हुआ है, सिद्धार्थ GZP करके, राइट। तो वो मेरा फेसबुक पेज है, एक बार आप लोग लाइक करके मुझसे जुड़ जाएंगे तो हम लोग अपडेट रहेंगे इन सारी चीजों को लेकर के। तो ये पूरा चीज जो मैंने अभी आपको बताया, ये एग्रीकल्चर बेस्ड था, ठीक है। अब एक और चीज छोटे से मैं आपको बता दूं जाते जाते में, आप लोग मुझे देख रहे होंगे कि ये क्या पोशाक पहना हुआ है, ये MBA करके नौकरी करके ये सब बिजनेस करके, ये कुर्ता धोती और नंगे पैर। तो मैं कोई बाबा ढाबा नहीं हूँ, ऐसा मुझे मत सोच लीजिएगा।